नमो बुद्धाय। दोस्तों आपके सामने उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई चर्चा के साथ। दोस्तों, बुद्ध का जन्म भारत में हुआ, बुद्ध धम्म का जन्म भारत में हुआ और भारत से बाहर फैला। पिछले वीडियोज में हमने इस पर चर्चा की कि पूरे विश्व में, पूर्वी दुनिया में, पश्चिमी दुनिया में या उत्तर में या दक्षिण में बुद्ध का धर्म किस प्रकार फैला। जब धर्म फैला तो उसका पतन भी हुआ, कैसे किया गया, क्यों किया गया, कहां कहां हुआ, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे तालिबानी शासन की, यानी अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में बामियान का नाम तो आपने बखूबी सुना होगा दोस्तों। क्यों सुना होगा? क्योंकि तालिबान ने वहां पर बुद्ध की मूर्तियों को उड़ा दिया था तोपों से। वो बुद्ध के धम्म को अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि तालिबान उग्र विचारधारा के हैं और बुद्ध का धम्म उग्रता को शांत करता है। इसलिए उन्हें बुद्ध के संदेश अपनी विचारधारा के विपरीत लगे। उन्हें डर लगा कि अगर बुद्ध के संदेश यानी बुद्ध की प्रतिमाएं यहां बनी रहीं तो ये संदेश देती रहेंगी कि युद्ध नहीं बुद्ध, और वो इसको स्वीकार नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा विनम्र आग्रह है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ज्वाइन कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हाल ही में नष्ट किए जाने से पहले मध्य अफगानिस्तान की बामियान घाटी में 6वीं से 7वीं शताब्दी की चट्टानों को काट कर बनाई गई बुद्ध की मूर्तियों को दुनिया की सबसे बड़ी मूर्तियों में शामिल किया जाता है। सामूहिक रूप से बामियान बुद्ध के नाम से जानी जाने वाली इन दो स्मारकीय मूर्तियों ने 1000 से ज्यादा सालों में बौद्ध और गैर बौद्ध दोनों तरह के पर्यटकों को चकित किया है। दुनिया के कई महान प्राचीन स्मारकों की तरह बामियान बुद्ध की मूर्तियों को किसने बनवाया था, क्या इन्हें किसी ने तराशा था, इस बारे में बहुत कम जानकारी है। हालांकि इनका अस्तित्व ही इस अवधि के दौरान बौद्ध धर्म और बामियान घाटी के महत्व की ओर इशारा करता है। दोस्तों, जब चीनी बौद्ध यात्री बामियान गया था तो उसने अपने भारत के यात्रा वृतांत में भी बौद्ध मूर्तियों को यानी बुद्ध की मूर्तियों का उल्लेख किया है। बामियान भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व में और मध्य एशिया उत्तर के बीच में स्थित है, जिसने इसे सिल्क रूट की सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक के करीब एक महत्वपूर्ण स्थान बना दिया। सिल्क रूट जुड़े हुए व्यापार मार्गों की एक प्राचीन श्रृंखला थी जो चीन को पश्चिम एशिया और यूरोप से जोड़ती थी और भौतिक संपदा और विचारों को दोनों को ले जाती थी। सिल्क रूट के साथ बामियान का केंद्रीय स्थान, साथ ही कठोर भूभाग के बीच उपजाऊ मैदानों ने इसे व्यापारियों और मिशनरियों के लिए अपनी यात्रा के दौरान रुकने के लिए एक आदर्श स्थान बना दिया था। पहली सहस्त्राब्दी के मध्य के दौरान इस क्षेत्र के कई मिशनरी और व्यापारी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म लंबे समय से इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण धर्म रहा है, जिसे शुरुआत कुषाण शासन के दौरान पेश किया गया था। बौद्ध धर्म के प्रसार आंशिक रूप से इसलिए हुआ क्योंकि यह स्थान विशिष्ट नहीं था। विश्वासियों को अपने अभ्यास के हिस्से के रूप में किसी विशेष मंदिर या किसी विशेष स्थान पर पूजा करने की आवश्यकता नहीं थी। पूजा कहीं भी और कभी भी की जा सकती थी।
इस स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप पूरे एशिया में बौद्ध गुफा वास्तुकला का उदय हुआ। वास्तव में यदि कोई आज बामियान जाता है तो उसे 1300 मीटर की चट्टान के किनारे लगभग 1000 बौद्ध गुफाएं दिखाई देंगी। नक्काशीदार गुफाओं की इसी पृष्ठभूमि के सामने 2 स्मारकीय बुद्ध की छवियां उकेरी गई थीं। 2001 में उसके विनाश से पहले बामियान घाटी के सामने चट्टान में 2 विशाल बुद्ध प्रतिमाएं उकेरी देखी जा सकती थीं। पश्चिमी छोर पर स्थित 2 आकृतियों में से बड़ी मूर्ति की ऊंचाई 175 फीट थी तथा इतिहासकार सुसान हंटिंगटन ने तर्क दिया है कि यह वेरुच्चन बुद्ध का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्व में स्थित 2 स्मारक प्रतिमाओं में से छोटी मूर्ति बुद्ध शाक्य मुनि को दर्शाती है। यह बुद्ध मूर्ति भी बहुत बड़ी थी और इसकी ऊंचाई 120 फीट थी। दोनों प्रतिमाओं को चट्टान के किनारे के आलों में उच्च उभार में उकेरा गया था। दोनों बुद्ध प्रतिमाओं के सिर के पास का क्षेत्र और बड़े बुद्ध के पैरों के आसपास का क्षेत्र गोलाकार में उकेरा गया था, जिससे उपासक परिक्रमा कर सकें। परिक्रमा जो स्तूप, अवशेष, टीला या बुद्ध की छवि जैसी किसी वस्तु के चारों ओर घूमने की क्रिया है, बौद्ध पूजा में एक आम प्रथा है। 2 बड़ी बुद्ध प्रतिमाएं बामियान घाटी के अंतरराष्ट्रीय परिवेश को दर्शाती हैं। भारत, मध्य एशिया, यहाँ तक कि प्राचीन यूनानी संस्कृति की कला और संस्कृतियों से प्रभावित हैं। उदाहरण के लिए दोनों बुद्धों ने लहराते हुए वस्त्र पहने थे और उनके बालों के घुंघराले कर्ल होने का वर्णन किया जाता है। यह हेयर स्टाइल और लहराते हुए कपड़े प्रारंभिक गांधार बौद्ध कल्पना के तत्व हैं, जो भारतीय विषय वस्तु के साथ प्रतिनिधित्व की हेलेनिस्टिक ग्रीक परंपराओं में मिलते हैं। स्मारकीय बुद्ध प्रतिमाओं के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसका अधिकांश हिस्सा चीनी भिक्षु वेनसांग से आता है, जिन्होंने 643 में बामियान की यात्रा की थी और अपनी यात्रा का विवरण पश्चिमी क्षेत्र के महान तांग अभिलेख दातांग जिउ जी नामक ग्रंथ में दर्ज किया है। बुद्ध की छवियों का वर्णन करने वाले सबसे पुराने ग्रंथ के रूप में जुआनजांग के लेखन हमें मूर्तियों और उस क्षेत्र में रहने वाले जीवन समुदाय के बारे में उल्लेखनीय विवरण प्रदान करते हैं। उन्होंने लिखा है, जब व्यापारी आते जाते हैं और उन्हें स्वर्ग के देवताओं के दर्शन होते हैं, चाहे वे अच्छे शकुन हो या विपत्ति की भविष्यवाणी, तो वे देवताओं की पूजा करके आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। यहाँ कई दर्जन मठ हैं जिसमें कई हजार भिक्षु हैं जो लोकोत्तरवाद स्कूल की हीनयान शिक्षाओं का पालन करते हैं। शहर के उत्तर पूर्व में पहाड़ों के एक कोने में बुद्ध की एक चट्टान की मूर्ति खड़ी है जो 140 या 50 फीट ऊंची है, जो चमकीले सुनहरे रंग की है और चमकीले रत्नों से सजी है। पूर्व में देश के पिछले राजा द्वारा निर्मित एक मठ है। मठ के पूर्व में बुद्ध की एक तांबे की मूर्ति खड़ी है जो 100 फीट से भी अधिक ऊंची है। इसके अलग अलग टुकड़ों में ढाला गया था, फिर एक साथ मिला करके आकार दिया गया था। बुद्ध के बारे में ह्वेनसांग के विवरण हमें न केवल इस बारे में बहुत जानकारी देते हैं वे 7वीं शताब्दी में कैसे दिखते होंगे, बल्कि यह भी कि वे अपने आसपास के समुदाय के साथ कैसे जुड़े थे। बुद्ध की छवियों के साथ हमारे अनुभव के लिए शायद सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ह्वेनसांग ने चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों को धातु, रंग और रत्नों से सजी हुई बताया है, न कि उन्हें छीना झपटी की गई जैसा कि हम अक्सर संग्रहालय और दीर्घाओं में देखते हैं। विद्वान इस बात पर सहमत हैं, दोनों छवियों को विभिन्न रंगों के पिगमेंट में कवर किया गया था ताकि वे धातु और अन्य सामग्रियों से बने दिखें, लेकिन वे पूरी तरह से तांबे से नहीं बने थे, जैसा कि जुआनजांग ने अपनी छोटी बुद्ध छवि के बारे में सुझाव दिया है। हालांकि डेबोरा क्लिमबर्ग साल्टर जैसे विद्वानों ने तर्क दिया है कि दोनों स्मारक बुद्ध के चेहरे पीतल की एक पतली परत से ढके लकड़ी के मुखौटों से बने थे, जिन्हें दोनों छवियों के निचले होठों के ऊपर दिखाई देने वाले किनारों पर डाला गया था। फिनवार बेरी फ्लड का तर्क है चेहरों पर कटौती के बाद मूर्ति भंजन का कार्य था। बुद्ध के चेहरों की सामग्री और उपचार पर बहस चल रही है, लेकिन हम जानते हैं मूर्तियों की पत्थर की सतहों को ढकने वाले प्लास्टर पर रंग द्रव्य लगाए गए थे।
प्लास्टर ने बनावट वाली चट्टान की सतह को समतल करने में मदद की। कोई कल्पना कर सकता है कि इन स्मारकीय बुद्धों ने राहगीरों उपासकों पर कितना प्रभाव डाला होगा। इन मूर्तियों की पृष्ठभूमि की क्या कहानी है उस पर हम चर्चा करेंगे। 2001 में मुल्ला उमर ने तालिबान बलों को बामियान बुद्ध की मूर्तियों को नष्ट करने का आदेश दिया। द गार्जियन में रिपोर्ट के अनुसार विनाश में कई सप्ताह लगे। दोनों आकृतियां उल्लेखनीय रूप से ठोस साबित हुई। विमान रोधी तोपों का कोई खास असर नहीं हुआ, इसलिए इंजीनियरों ने उनके पैरों के बीच एंटी टैंक माइंस बिछा दी, फिर उनके सिर में छेद कर दिए और डायनामाइट से भर दिया। यह केवल आकृतियों की रूपरेखा और कुछ विवरण ही बचे हैं। इनके टुकड़े छोटे बुद्ध के लगभग 30% सहित पास में ही ढेर में रखे हुए हैं। मूर्तियों को नष्ट करने का तालिबान का निर्देश आंशिक रूप से समूह के चरम मूर्ति तोड़ने के अभियान के साथ साथ इस तथ्य के प्रति उनकी तिरस्कार से प्रेरित था कि पश्चिम देशों में धन मूर्तियों की सुरक्षा पर खर्च किया जा रहा था, जबकि क्षेत्र में मानवीय सहायता की तीव्र और बढ़ती आवश्यकता थी। इस निस्संदेह वैश्विक मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया कार्य था, क्योंकि विनाश के वीडियो और तस्वीरें तेजी से प्रसारित हुई थी और पूरी दुनिया में देखी गई थी। बामियान को अब यूनेस्को ने खतरे में पड़ी विश्व बौद्ध धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। इस स्थल को कैसे बहाल किया जाए, इस पर बहस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मुद्दों से जुड़ी है और हिंसा के पूर्व स्थलों पर उचित संरक्षण, व्याख्या और स्मृति क्या है। बामियान के बारे में अब जिन सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए वे हैं कि हम इस स्थल पर जो कुछ बचा है उसे और अधिक विनाश या गिरावट से कैसे बचा सकते हैं। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि राष्ट्रीय, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की जरूरत और इच्छाओं को ध्यान में रखा जाए, जिनके लिए यह स्थल मायने रखता है, और हम बुद्ध के हाल ही में हुए विनाश की त्रासदी को कैसे उचित रूप से याद रख सकते हैं। तालिबान का यह दावा कि बुद्ध की मूर्तियों को नष्ट करना एक इस्लामी कृत्य था, इस तथ्य से झूठा साबित होता है कि 10वीं शताब्दी का बामियान मुख्य रूप से मुस्लिम बाहुल्य हो गया था और 2001 तक मूर्तियां काफी हद तक बरकरार रहीं। दो मूर्तियों के इर्द गिर्द अलग अलग गैर बौद्ध स्थानीय परंपराएं विकसित हुई। एक किंवदंती के अनुसार उन्हें बर्बाद प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया था, जिन्होंने अनंत काल तक एक साथ पत्थर में खड़े होकर एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निभाने का संकल्प किया था। बामियान प्रांत में ऐतिहासिक स्मारकों के प्रमुख ने कहा, स्थानीय लोग पूरी तरह से भूल गए थे कि बुद्ध की आकृतियां थीं। 2001 में ही एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा संरक्षण के प्रयास जारी हैं। इस स्थल को बनाने वाले छिद्रपूर्ण बलुआ पत्थर इसे तेजी से क्षरण के लिए असुरक्षित बनाते हैं और आलों, चट्टानों के चेहरे और आसपास की गुफाओं को ढहने से बचाने के लिए सहारे और ग्राउटिंग के साथ मजबूत किया जाना चाहिए। इस बात पर भी बहस चल रही है कि साइट के कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण कैसे और क्या किया जाए। एक प्रस्ताव जिसे ICOMOS यानी स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो संगठन और स्मारक सुरक्षा का समर्थन करता है, कि जर्मन शाखा द्वारा सबसे अधिक समर्थन दिया गया। छोटी बुद्ध आकृति के पुनर्निर्माण के लिए नई सामग्री के साथ मूल टुकड़ों का उपयोग करने का समर्थन करता है। एक अन्य विशेषज्ञ इस विचार का विरोध करते हुए कहते हैं कि आलों को मूर्तियों के हिंसक विनाश के खाली स्मारक के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। 2015 में तो चीनी वृत्तचित्र फिल्म निर्माताओं ने बुद्ध की मूर्तियों के होलोग्राम को उनके नुकसान के अस्थायी स्मारक के रूप में उनके आलों में प्रक्षेपित करने के लिए 3D टेक्निक का उपयोग किया, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। बामियान में एक जर्मन ICOMOS टीम द्वारा काम 2013 में रोक दिया गया, क्योंकि संदेह था कि वे पहले से ही छोटे बुद्ध के पैरों को फिर से बना रहे थे, जो मूर्तिकला का पुनर्निर्माण न करके आधिकारिक 2011 के फैसले के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय 1964 वेनिस चार्टर की शर्तों का उल्लंघन करता है, जो निर्दिष्ट है कि पुनर्निर्माण में मूल सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। हाल ही में हालांकि अफगानिस्तान सरकार ने अनुरोध किया है कि बामियान में पर्यटकों की आय की सख्त जरूरत का हवाला देते हुए
एक अन्य कारणों के अलावा छोटी मूर्ति का पुनर्निर्माण किया जाए। बामियान क्षेत्र अफगानिस्तान के सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक है, जो एक जातीय समूह हजारा का घर है, जिन्होंने तालिबान का प्रभाव का विरोध किया और काबुल में देश के नेताओं द्वारा भेदभाव के रूप में कुछ भी देखा उससे लंबे समय से नाराज हैं। हालांकि बुद्ध की मूर्ति का पुनर्निर्माण कैसे किया जाए यह अभी बहस का विषय है। 2017 में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक यूनेस्को बैठक ने निष्कर्ष निकाला कि पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण का कोई विचार पूरी तरह से बहुविषयक अनुसंधान और वैज्ञानिक विश्लेषण का आधारित होना चाहिए। हालांकि क्षतिग्रस्त विरासत संपत्ति की संरचनात्मक सामग्री और अन्य विशेषताओं की समझ सुनिश्चित हो सके। दूसरे शब्दों में यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त धन और समय की आवश्यकता है। यह काम उचित और नैतिक तरीकों से हो। बामियान बुद्ध की मूर्तियों का विनाश मानव इतिहास की हमारी समझ के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। हालांकि अंधेरे में भी प्रकाश उभरने का एक तरीका है। उसके विनाश के बाद से बामियान बुद्ध की मूर्तियों के स्थलों के पास कई नई खोजें की गईं, जिनमें 62 फुट लंबे लेटे हुए बुद्ध के टुकड़े की खोज, साथ ही भित्ति चित्रों वाली कई गुफाएं शामिल हैं, जो संभवतः दुनिया के ऑयल पेंट के सबसे शुरुआती उदाहरण हैं। जैसा कि यूनेस्को की 2017 की रिपोर्ट में कहा गया है, बामियान विश्व धरोहर संपत्ति को सामूहिक पहचान और स्मृति का स्थान माना जाना चाहिए, विशेष रूप से स्थानीय समुदायों के लिए। पुरातात्विक अवशेषों को उनके प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य या स्थानीय दृष्टिकोण से अलग नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे घोषित कर दिया गया है और इसे पुनर्निर्माण करने की कसरत चल रही है और इस पर चर्चाएं हो रही हैं और इससे प्रयास भी किया जा रहा है। उम्मीद है कि बामियान की जो मूर्तियां जो तोड़ी गई हैं उनका पुनर्निर्माण होगा और वो पुराना गौरव उनको प्राप्त होगा और यह टूरिस्ट के लिए खोल दी जाएंगी और इसका अपना महत्व है। दोस्तों, हमें भारत का बल्कि बुद्ध का असली जो इतिहास मिलता है वो विदेशी यात्रियों के द्वारा मिलता है, और क्योंकि स्थानीय जो बुद्ध का अवशेष थे, जो एक साहित्य था, उसको मिटा दिया गया एक विशेष जाति के द्वारा, एक आक्रमणकारियों के द्वारा और कुछ चापलूसों के द्वारा। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। मिलता हूं फिर किसी चर्चा में इसी तरह की नए वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।